हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए 3 जनवरी को हुए सीटेट के सीडीपी के 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। हमारे चैनल में सारी शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था हमारा, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है? इसका राइट आंसर होगा बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था हमारा, विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि कामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की तरफ होता है। विकास कैसा होता है? केंद्र से लेके मतलब अंदर से लेके बाहर तक विकास होता है, तो उसका क्या बोलते हैं? अधोगामी विकास बोलते हैं। सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल। और ये होता है एक सेफेलोकॉडल, जो होता है विकास सिर से पैर की तरफ, हेड टू टो होता है, वो होता है शीर्षगामी। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आया था हमारा, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? किस अवस्था में लेते हैं कल्पनाशीलता वाले खेल में बच्चे भाग? इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आया था हमारा, निम्न में से कौन से बच्चों की समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं कौन सी हैं? मीडिया है, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। परिवार तो हमारा प्राइमरी में आता है। चलते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। ऊपर वाले का जो आंसर थे ना, उसमें कॉमन नंबर मिला था सबको, और जो मैंने आंसर बताया वही सही है उसका। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आया था हमारा, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई आती हैं। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है। जो का पेंसिल है वो खा से बड़ी है, और पेंसिल खा गा से बड़ी है। जो पेंसिल खा है वो गा से बड़ी है, तो गा पेंसिल छोटी हुई। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है, जो का पेंसिल है वो किससे बड़ी है? गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। कौन सी विकास की विशेषता को दर्शाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सकर्मक अनुमान। इसका इंग्लिश वर्ड देख लेते हैं, ट्रांजिटिव थॉट। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? कौन से चरण में पूछा है? मूर्त संक्रियात्मक। इसमें क्या बच्चा करने योग्य हो पाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रतिवर्तन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा अपारंपरिक चरण। ये तो है ही, ये अपारंपरिक चरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आया था हमारा, एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। मानकीकृत परीक्षाएं का इस्तेमाल नहीं करना, सबके लिए एक जैसी नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? किसे बताया? इसका राइट आंसर होगा सहकर्मी सहयोगिता। बच्चे ग्रुप में अच्छे से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आया था हमारे, किसी प्रगतिशील कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा कक्षा में विद्यार्थी अपने विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमारा, किसी विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने नकारा है? ये हॉवर्ड गार्डनर ने। उन्होंने कहा कि है ना, जो इंटेलिजेंस है ना वो सिंगल आइडेंटिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आया है हमारा,
खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे खिलौना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण? जेंडर रूढ़िवादिता का, जो सदियों से चला आ रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 13 आया था हमारा। 13 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 महीने की अवधि के अंतराल जो आकलन कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब रचनात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा भाषाओं की विविधताओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित होना चाहिए। ये ऑप्शन ये गलत होगा। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित और खोज पर आधारित होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस क्वेश्चन का भी कॉमन नंबर मिला था सबको। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आया था, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य, इसका राइट आंसर हो विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 आया था हमारा, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी को अदृश्य आधारित कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 18 क्वेश्चन आया था हमारा, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? कौन सी, जो दृष्टिबाधित छात्र है उसके लिए कौन सी लाभदायक नहीं होगी? छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, वो वैसे देख नहीं पाता उसको, और छोटे अक्षरों वाली पुस्तक ला दो। क्वेश्चन नंबर 19 आया था हमारा, असर्शन और रीजन वाला, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। सही बात है। प्रस्तुतिकरण के लिए विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, बहुत सारे पटाखे चल रहे हैं। 20 आया था क्वेश्चन, एक सृजनात्मक बालक के निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का अपसारी चिंतन, जो क्रिएटिविटी चिल्ड्रन होगा। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन तो नहीं होगा, अपसारी होगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख की योग्यता। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 आया, ये भी रीज़न वाला है, कथन रीज़न। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। राइट है। कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, क्योंकि हम बच्चे की सफलता और असफलता है ना, उसको हम केवल पेपर पेंसिल पे ही असेस नहीं कर सकते, उसके होलिस्टिक पूरे उसमें जाके करना पड़ता है असेसमेंट बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 22 आया था हमारा, किसी संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? मतलब पहले विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद उदाहरणों की एकत्रित जानकारी पर नियम बताती है, मतलब उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, उदाहरण से नियम की तरफ। नियम, इसका राइट आंसर क्या होगा? आगमनात्मक
और जो नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, निम्नात्मक। क्वेश्चन नंबर 23 आया था हमारा, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 24 आया था हमारा, वह विकल्प चुनिए जो उन सभी संदर्भों का चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेल कूद, घर, कक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तीनों में ही होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी तकनीक छात्रों के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। जो भी प्रॉब्लम बताओ उसके सारे एक ही सॉल्यूशन बताओ, तो ये अधिगम समस्या समाधान का उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी बच्चों में। उनको समस्या समाधान के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके अलग अलग तरीके सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। मतलब क्रिएटिव क्लासरूम का कौन सा लक्षण है। इसका अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय तो नहीं, पार्ट इसका भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसका उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम के लिए अवरोधक है। इसका राइट आंसर होगा अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि करना एक लज्जाजनक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 28 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा वाय अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा आपका नगद इनाम पाने हेतु रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 29 आया था हमारा, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, संज्ञान और संवेग, जो उनका कॉग्निटिव स्किल्स है और इमोशनल, वो प्रभावित हुई हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 30 आया था, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो। कैसा हो, मुख्यतः स्वनिर्देशित हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो अधिगम, तब होगा सार्थक और प्रभावशाली। ये होगा आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।